दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी महापर्व यानी भारत के लोकसभा चुनाव के लिए अब मतदान शुरू होने में महज 36 घंटे या उससे भी कम का वक्त बचा हुआ है। 7 चरणों में चलने वाले इस महापर्व में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, 968 मिलियन से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर अब अगले 5 सालों के लिए अपने भविष्य के निर्माण की दिशा में, लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में कदम बढ़ाने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 5 सालों का एक रस्मी मामला बनकर चुनाव न रह जाए, क्या जनता इस बारे में सोच रही है? और क्या राजनीतिक दल, क्या भारत के राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, क्या जनता की मूलभूत समस्याओं पर बात कर रहे हैं? क्या इस देश में आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और उस प्रभाव से जिस प्रकार से रोजगार घटता जा रहा है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के बाद अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, जिस प्रकार से जनसंख्या के बोझ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का लक्ष्य, ये सारी चीजें सामने हैं, क्या आज की तारीख में कितनी पार्टियों के ऐसे घोषणा पत्र आपको देखने को मिले हैं जिसमें आम जनता की मूलभूत समस्याओं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, इन सब को लेकर, रोजगार, महंगाई, इन सब को लेकर घोषणा पत्र में कोई पक्की जगह मिली हो? नेताओं के भाषणों में, इलेक्शन कैंपेन में कहीं जगह दिखती हो? चंद राजनेता ऐसे होंगे जिसमें इस देश की आर्थिक तरक्की, पर्यावरण के साथ आर्थिक तरक्की, आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक तरक्की, और इन सब के बीच चुनाव को प्रो पीपल, प्रो कॉर्पोरेट एजेंडा की जगह प्रो पीपल एजेंडा बनाने की कवायद में चंद नेता ही आपको दिखाई देंगे। बाकी इस देश में कॉर्पोरेट के साए में जो लोकतंत्र चलाया जा रहा है, उस लोकतंत्र का दर्शन पिछले कई दशकों से आप करते रहे हैं और अब उसके क्लाइमेक्स पर पहुंचने की तस्वीर भी देख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि 10 सालों की नरेंद्र मोदी की सत्ता ने आपको क्या दिया? सवाल यह भी है कि उसके पहले के 10 सालों में मनमोहन सिंह ने इस देश को क्या दिया? पहले के 10 साल, बाद के 10 साल या उसके पहले के 50-60 साल, उन सवालों से इस देश की समस्याओं का हल नहीं होना है। आज आप प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहे होंगे, राम मंदिर आएगा। प्रधानमंत्री के भाषण में और क्या आएगा? रामनवमी आएगी। और क्या आएगा? विपक्ष में बैठे हुए दलों के समय में, उनके सत्ता में रहने के दरमियान जो कुछ हुआ वो आएगा। अपने कार्यकाल के दरमियान प्रधानमंत्री ने क्या किया वो नहीं आएगा, वो कतई नहीं आएगा। किसी ने नहीं सुना होगा कि जो बातें 2013-14 के इलेक्शन कैंपेन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, क्या उन बातों पर अब अवलोकन करने का वक्त नहीं आ गया है? आज की एक स्याह तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, बेहद स्याह तस्वीर, उम्मीदों से भरी हुई तस्वीर आखिर स्याह क्यों हुई, उस पर काली छाया कैसे पड़ी, वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। इस देश में वोटर्स की डेमोग्राफी आप देखें तो 968 मिलियन यानी 96 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स, लगभग 97 करोड़ वोटर्स के बीच में जो सबसे एस्पिरेशनल तबका है 18 साल से 29 साल के बीच का, उसकी तादाद कितनी है? उसकी तादाद इस देश में 21 करोड़ 58 लाख है। 21.5 करोड़ से ज्यादा वोटर वही है जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें अग्निवीर नहीं चाहिए, जिन्हें रेलवे की वैकेंसी चाहिए, जिन्हें असंगठित क्षेत्र में रोजगार चाहिए, रोजगार की सुरक्षा चाहिए, उन्हें 5 किलो राशन के सहारे जिंदगी जीने वाली वो बदतर व्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें सरकार के 5 किलो राशन के सहारे लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ पेट भरने, निवाले का जुगाड़ करने तक खुद को सत्ता रूपी दैवीय शक्ति, तथा कथित दैवीय शक्ति का उपकार मानकर जीने पर मजबूर हो। 18 से 29-30 साल की जो उम्र होती है, वो उम्र रोजगार की तलाश करने, वो उम्र सपनों का निर्माण करने, वो उम्र सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्र होती है। और वही मतदाता, आज इस देश में बहुत दुख होता है कि बहुत बड़े हिस्से में आप चले जाएं, आज रामनवमी थी, मैंने भी देखा, अनुभव किया,
दूसरे हिस्सों से भी मैं देख रहा हूं ठीक इसी तरह से किसी दूसरे धर्म का कोई समारोह आता है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी धर्म का कोई समारोह शुरू होता है, वहां से भी ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं, वहां से भी ऐसी ही फुटेज आती है। साफा बांधकर धर्म बचाने लोग निकले हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़कर मनाए जाने वाला पर्व, उल्लास के साथ मनाए जाने वाला पर्व, यदि इस देश में नौजवानों को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंककर फिर उसे उल्लास की बजाय हुड़दंग में मनाए जाने की जो परंपरा शुरू हो गई है, दरअसल ये 18 से 29-30 साल के नौजवानों को रोजी रोजगार के मुद्दे से भटकाने का एक ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम है, एक संगठित कार्यक्रम है। ठीक इसी तरह से दूसरे धर्म में भी कुछ भटके हुए नौजवान करते हैं, लेकिन भटके हुए लोगों का प्रतिशत जनमत तय करने की दिशा में चला जाए तो इस जनमत के सहारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आप चलते हुए नहीं देख सकते। यही नौजवान जो अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें 4 साल वाली नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें सेना में पहले की तरह अस्थायी नौकरी चाहिए, क्या सरकार उस पर सुनने के लिए तैयार हुई? नहीं हुई। रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई, लोकसभा चुनाव के पहले 1 लाख से ज्यादा सीटों की, और बहाली 2022 तक नहीं हुई थी। बवाल कटा, रेलवे पटरियां उखाड़ी गई, छोटे छोटे कस्बे और जिलों में प्रदर्शन हुए, तब जाकर बहाली की प्रक्रिया में हाथ लगाया सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 लाख से ज्यादा पद खाली है, ये बात उधमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी हां, प्रधानमंत्री के पीछे छोटी सी मुंह आती है, जब कभी वो खड़े होते हैं या संसद में बैठते हैं तो कोने से छोटी सी मुंह दिखाई देती है डॉक्टर साहब की। वही है रोजी रोजगार वाले मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मुंह दिखाई देगा उनका, लेकिन कारनामे उनके संसद में जो बयान के माध्यम से आएंगे वो रामनवमी का उल्लास और प्रदर्शन में डूबी हुई भीड़ को दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई तब देगा जब उम्र 28 साल होगी और रोजगार के लिए केवल 2 साल बचे होंगे। अधिकतम उम्र सीमा के करीब पहुंच रहा नौजवान ये देखेगा कि अरे 18 से 28 तो इसी राम मंदिर मस्जिद में निकाल दिए। सवाल यह है कि आज की तारीख में इस देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे एस्पिरेशनल हिस्सा 18 से 29 साल के बीच का जो 21.5 करोड़ यानी 21 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर है, क्या वो इस देश में रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहा है? क्या इस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 15 साल से 64 साल के बीच माना जाता है, उसमें 3 साल को छोड़ दे 15 से 18 के बीच को, क्योंकि वो वोटर्स नहीं है, लेकिन 18 से 64 के बीच जो वोटर्स हैं, क्या उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है? 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, उनके लिए कौन सी योजना है? उनके लिए कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी है? इस देश की ज्यादातर आबादी, याद रखिए, 2/3 से ज्यादा, यूं कहें कि 3/4 आबादी या उससे भी ज्यादा आबादी गरीब और लोअर मिडिल क्लास की आबादी है। और गरीब और लोअर मिडिल क्लास की इस आबादी के लिए बैंक की नौकरी एक आदर्श नौकरी होती है। कि बैंक क्लर्क की कितनी नौकरियां आ रही है, कितनी नौकरियां बैंक में पीओ की आ रही है, कितनी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के बैंक भर रहे हैं। सरकारी बैंकों की बात करें, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और भी दूसरे जो सरकारी बैंक हैं, कितनी वैकेंसी आपने नरेंद्र मोदी के दौर में देखी है? हिंदू जगाने निकले हुए हैं नौजवान। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म बचाने निकले हुए हैं, कुछ और हैं जो अपने धर्मों को बचाने निकले हुए हैं। पेट में अन्न नहीं और धर्म बचाने चले हुए हैं। यह इस देश के नौजवानों की स्थिति है। किसी को ओवैसी साहब भड़का रहे हैं कथित तौर पर, किसी को नरेंद्र मोदी की पूरी टीम कथित तौर पर भड़का रही है। सबको सब भड़का रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि फिर नौजवान रोजगार की बात क्यों करता है? इस देश में उस नौजवान को बहुत साफगोई के साथ कहें तो चुनाव के बाद पत्रकारों के सामने आकर, पत्रकारों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके, फोन करके यह तंग करने का अधिकार नहीं रह जाता है जो चुनाव के समय रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं करता। इस देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी के लिए मीडिया के लोगों को गोदी मीडिया हाय हाय करने का
या दूसरे जो मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको माला पहनाकर स्वागत करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, जब वही किसान हिंदू बचाने और इस्लाम बचाने और कोई और धर्म बचाने के लिए अपनी एमएसपी गारंटी की बात छोड़कर, उसकी मांग को छोड़कर, स्वामीनाथन फॉर्मूले को छोड़कर के किसी दूसरे जातीय और धार्मिक मुद्दे पर जाकर के वोट करता है। 4 जून तक कितने लोग अपने मुद्दों के साथ हैं और कितने लोग सांप्रदायिकता के साथ हैं, यह मुझे नहीं पता। फील्ड में जो देख रहा हूं वो खुलकर बोल नहीं सकता, इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता जो देख रहा हूं। लेकिन 4 जून के बाद इन्हीं भटके हुए लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हम जैसे लोगों के पास आकर कहेंगे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा मुद्दा उठा दीजिए। आज जब रोजगार का सवाल पूछने का था, आज जब मैनिफेस्टो देखने का वक्त था कि किसके घोषणा पत्र में रोजगार की बात हो रही है, किसके घोषणा पत्र में एमएसपी गारंटी की बात हो रही है, किसके घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की बात हो रही है, किसके घोषणा पत्र में अग्निवीर को परमानेंट कमीशन देने की बात हो रही है, अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की बात हो रही है, किसके घोषणा पत्र में बेरोजगारों को जब तक रोजगार ना मिले तब तक 1000 या लाख रुपए सालाना देने की बात हो रही है। ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मनोहर पोथी पढ़ने की भी फुर्सत नहीं रही नौजवानों को। और मनोहर पोथी के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले जो व्हाट्सएप के अंकल और आंटी हैं, जिनको सबसे ज्यादा चिंता हिंदू धर्म बचाने की है, उन व्हाट्सएप वाले अंकल और आंटी की मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बता दूं, इस देश में कितनी तादाद है। इस देश में सबसे ज्यादा वोटर्स 30 साल से लेकर के 64 साल के बीच के हैं। केवल 6.83% लोग ऐसे मतदाता हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर जहरीले काम करते हैं। 6.83% बुजुर्ग लोग हैं। सारे बुजुर्ग नहीं करते हैं, उनमें से कुछ भटके हुए बुजुर्ग हैं जो ये काम करते हैं, जो पूरे समाज को जहरीला बनाते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ये जान गए कि पत्रकार हैं तब तो और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो गोदी वाला पत्रकार नहीं है तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है कि धर्म पर खतरा आ गया है। 25% से ज्यादा वोटर 18 साल से 29 साल के बीच के हैं, 25.5% के करीब, यानी 25.5 और लगभग 7, 32.5% वोटर 18 से 29 के बीच के वोटर 25.5%, 25.7% के करीब, और इसके साथ साथ 6.83% 65 साल से ऊपर के वोटर। बीच के कहां गए? 30 साल से 64 साल वाले कहां हैं? 30 साल से 64 साल वाले इस देश में 2/3 मतदाता है। लगभग 68%, 68% वोटर वो है। उन्हें इस बात की चिंता होती है जो उसमें कामगार हैं कि उन्हें डीए उनका कब बढ़ रहा है, 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा, और 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में वो हल्ला कैसे करेंगे। उनके समकक्ष जो होंगे, जिनके लिए सरकारी नौकरियों में 8वां वेतन आयोग इस समय प्रतीक्षित है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे आएगा? जब तक यहां नहीं बढ़ेगा वहां कैसे सैलरी बढ़ाने की डिमांड होगी? मजदूरी बढ़ाने की का काम कैसे होगा मनरेगा के तहत? यह सवाल इस दौर में आकर के खड़ा हो गया है, जिस दौर में, याद रखिए, 2014 का चुनाव याद कीजिए। चुनाव के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 7वां वेतन आयोग गठित कर दिया था, और आज आचार संहिता लग गई है, अब गठित भी नहीं हो सकती। आज 8वां वेतन आयोग जो हर 10 साल पर आता है, एक वेतन आयोग, वो वेतन आयोग आया। क्या इस देश के सरकारी कर्मचारियों को यह चिंता है? क्या उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी दल ने कोई आश्वासन दिया? वोटिंग के समय सबको भगवान राम याद आते हैं, दे दे राम दिला दे राम। किसी को अल्लाह याद आ जाते हैं, सबको दे दे राम दिला दे राम का सहारा है। लेकिन वोटिंग के बाद जब वास्तविक मुद्दों से सबका साबका पड़ता है, उसके बाद इस देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या स्थिति है, आप कल्पना कर सकते हैं कि दर दर की ठोकरें खाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज दुनिया की सबसे नौजवान आबादी आपके पास है, और यह सौभाग्य
पूरी दुनिया में कुछ चंद देशों को हासिल है, जिसमें आपका देश है हिंदुस्तान। भारतीयों की मीडियन एज, माध्य उम्र, भारतीयों की मीडियन एज 28.2 साल है। 28 साल लगभग भारतीयों की औसत आयु है। और यही औसत आयु यदि आप चीन की बात करें तो 38.2 है, और जापान की बात करें तो 48.2 है। यानी ग्रे पॉपुलेशन का एरिया, बुजुर्ग होती हुई पॉपुलेशन की बड़ी तादाद चीन और जापान में मौजूद है। हमारे हिंदुस्तान में 28 साल मीडियन एज है। और जिस देश की मीडियन एज 28 साल हो, उस देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी स्कीम लाए कि आप 70 साल के हो जाएंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। अरे 28 साल का आदमी 70 साल तक जिंदा रहेगा? आज के जमाने में तरह तरह की महामारी आ रही है, यही बड़ी बात है। और क्या वो 70 साल तक इंतजार करें कि 70 साल के हो जाएंगे तो मोदी जी की स्कीम का फायदा मिलेगा, या राहुल गांधी की स्कीम का फायदा मिलेगा? क्या इसके लिए वो इंतजार करें? इस देश में, जिस देश की मीडियन एज 28 साल हो, यह सौभाग्य दुनिया के चंद देशों को है। लेकिन उस काम करने वाला हाथ, औसत आयु 28 साल वाला यानी काम करने वाला हाथ, क्या उसके पास काम है? क्या उस नौजवान पीढ़ी के पास सत्ता ने रोजगार के लायक माहौल बना रखा है? कई सारे नेता मिलते हैं, सत्ताधारी दल के मिलते हैं, 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, निजी बातचीत में कहते हैं कि आप पत्रकार लोग जो यूट्यूब पर आते हैं, रोजगार को लेकर सवाल उठाते हैं, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। एक नेताजी से मैंने कहा कि सरकार बात सही है, सबको नहीं दे सकती, लेकिन क्या सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती? टीचर चाहिए या नहीं चाहिए स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर चाहिए या नहीं चाहिए? सवाल यह उठता है कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स चाहिए या नहीं चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, ड्रेसर चाहिए या नहीं चाहिए? सवाल यह है कि बैंक में स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए? सवाल यह है कि इस देश के सरकारी दफ्तरों में बाबू चाहिए या नहीं चाहिए? यह सवाल इस दौर में खड़ा हो गया है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती या सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती। दोनों में बड़ा फर्क है। और जब वैकेंसी आती है, कोचिंग संस्थान चलते हैं, वहां भी कुछ बेरोजगारों की दाल रोटी चलती है। कोचिंग संस्थानों वाले इलाकों में फोटो स्टेट की दुकान चलती है, वहां भी कुछ दाल रोटी चलती है जब वैकेंसियां भरपूर आती है। किताब की दुकान चलती है, ठेले खोमचे वालों की दुकान चलती है, जूस वालों की दुकान चलती है, चाय वालों की दुकान चलती है, खाना बनाने वाले कुक का भी अपना रोजगार चलता है। तो एक वैकेंसी कितने सारे रोजगार का सृजन करती रहती है? क्या सत्ता में बैठे हुए लोग, योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील करने वाले लोगों को इसका एहसास है, या उन्हें सिर्फ नारे लगाने वाली भीड़ पैदा करने के लिए बेरोजगार चाहिए, ताकि जितने ज्यादा बेरोजगार होंगे उन्हें हमेशा समय समय पर 500, 1000, 2000 कभी किसी निधि के नाम पर, कभी कोई और सम्मान निधि के नाम पर खाते में डाले जाएंगे, और उसमें वो खुश रहेंगे कि गुटखा खाने लायक पैसा तो मिल गया। और उसके बाद जब वो बाइक में 2 लीटर तेल भरवा के फिर हिंदू बचाने निकल जाएंगे, माथे में साफा बांध के, हाथ में कड़ा लगा करके, कड़ा बांध करके, और फिर चंदन टीका लगा करके, और फिर उसके बाद तो तरह तरह के धार्मिक नारे, सांप्रदायिक नारे लोगों को भुलाने के लिए अलग अलग राजनेता आके देते रहेंगे। इस देश में चुनाव जनता के मुद्दे पर कितना हो रहा है, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन जनता अपने मुद्दों पर कितना मतदान कर रही है और मुद्दा आधारित चुनाव, क्या यह चुनाव बन पाया है, इसका फैसला 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच 7 चरणों में चलेगा। और यह फैसला सबसे ज्यादा एग्रेसिव वोटर यानी 18 से 29 साल के बीच के 21.5 करोड़ से ज्यादा वोटर करने जा रहे हैं कि क्या उन्हें पकौड़ा तलना है, अयोध्या में जाकर के वहां पकौड़े का खोमचा लगाना है, या किसी देश के दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर के पकौड़े का खोमचा लगाना है, या उन्हें वाकई सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए चाहिए। एक पकौड़े वाले भाई का बच्चा भी नहीं चाहता, एक पकौड़ा वाला भाई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा, उसकी अगली जनरेशन पकौड़ा बेचे। ये हालत आज के हिंदुस्तान में है, जिस देश में रोजगार को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
मूल मुद्दा यही है कि जनता क्या रोजगार, जलवायु परिवर्तन, किसान अपने मुद्दे, कर्मचारी अपनी पेंशन स्कीम, इन सब को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। देखते हैं कितना जाते हैं। इस देश का चुनाव नौजवानों के हाथ में है और उस नौजवानों के हाथ में जब चुनाव है तो यही 4 मुद्दे डिसाइड करने वाले हैं। पहला, यही 4, मैं फिर कह रहा हूं, यही 4 चुनाव डिसाइड करने वाले हैं। पहला नौजवान, दूसरा किसान, तीसरा कर्मचारी और चौथा महिलाएं, आधी आबादी कि आखिर उन्हें मिला क्या। झुंझुना पीटा जाएगा कि संसद में आरक्षण दिया गया और वह आरक्षण 10 साल बाद लागू होगा। कितने लोग संसद में पहुंचेंगे? 543 का 1/3, 181 लोग पहुंचेंगे। इस देश में 181 महिलाएं ही हैं क्या? तो ये 4 अगले 7 चरण में जो करने जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत बनाने नहीं जा रहे हैं। वो इस देश के नौजवान अपनी किस्मत में क्या खुशियां लाने जा रहे हैं या अपनी किस्मत में लोढ़ा लेकर के सिलवट्टे पर लोढ़ा लेकर के अपनी किस्मत को अच्छे से कूचने जा रहे हैं। ये डिसाइड करने का वक्त है और ये डिसाइड अगले 7 चरणों में नौजवान करने जा रहे हैं। ये चारों लोग करने जा रहे हैं, नौजवान, किसान, महिला और कर्मचारी। देखते रहिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।